हिटलर्स राइज टू पावर। अब आप सोच रहे होगे हमारा ऑलमोस्ट जैसे ये 2 है, आई जस्ट चेंज द कलर। जैसे यहाँ पे 2 है, ये हमारा ऑलरेडी, अब हम मतलब ऑलमोस्ट चलो 1/3 पार्ट तो हो ही गया हमारे चैप्टर का। जैसे अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो दिस इज़ द फर्स्ट वन, राइट। ये हमारा फर्स्ट वन है, तो हम हमारा ऑलमोस्ट इतना चैप्टर तो हो ही गया इसका। चलो इसका ही हाफ लगा लो, इसका हाफ तो हो ही गया हमारा। तो आपने सोचा होगा इतना चैप्टर कर लिया हमने, स्टिल हमने अभी तक हिटलर के बारे में पढ़ा ही नहीं। उसका चैप्टर ही उसके नाम से है, नासिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। फिर भी हमने राइज ऑफ हिटलर भी, फिर हमने अब तक हिटलर के बारे में क्यों नहीं पढ़ा। सो लेट्स कंटिन्यू दिस टॉपिक इन आर दिस वीडियो। इस वीडियो में हम करेंगे हिटलर्स राइज टू पावर। अब हिटलर कैसे आया, कहाँ से आया, कैसे पैदा हुआ, कहाँ पे पैदा हुआ, और वो कैसे हमारे इतना बड़ा बन गया, जर्मनी का लीडर बन गया, कैसे हुआ ये सब। लेट्स सी हिटलर्स राइज टू पावर। द क्राइसिस इन इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोसाइटी फॉर्म बैकग्राउंड टू हिटलर्स राइज टू पावर। इसका मतलब क्या है, ये बहुत अच्छी लाइन है। द क्राइसिस इन इकोनॉमी, जैसे इकोनॉमी में बहुत सारी दिक्कतें आई, पॉलिटी में, सोसाइटी में, हमने इतने सारे पढ़े कैसे लोग तंग आ गए थे। तो इस सब की वजह से हिटलर राइज टू पावर हुआ। मतलब हिटलर को बहुत बुरा लगा और फिर उसने सोचा कि वो तो कुछ करेगा कंट्री के रिलेटेड। सो ही वॉज बॉर्न इन 1889 इन ऑस्ट्रिया। अब देखो वो 1889 में बॉर्न हुआ था ऑस्ट्रिया में। अब आप सोच रहे होगे ये ऑस्ट्रिया में तो बॉर्न हुआ, ठीक है, फिर ये जर्मनी के पीछे, जर्मनी के लिए क्यों इतना लड़ रहा है, ऑस्ट्रिया के लिए क्यों नहीं लड़ रहा। तो इसका हम आगे देखेंगे। हिटलर स्पेंट हिज यूथ इन पॉवर्टी। छोटे होते वो बहुत ज़्यादा पुअर था। When the First World War broke out, he enrolled for the army, acted as a messenger in the front, became a corporal and earned medals for bravery. तो क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे हुआ था उस टाइम पे उसने उसके बाद आर्मी में अपनी इनरोलमेंट करवाई। आर्मी में इसने अपनी इनरोलमेंट कराई और उसके बाद वो एक मैसेंजर बना, जिसमें बस उसको कुछ नहीं करना होता था। मतलब आर्मी, हर कोई, हर टाइप की आर्मी बहुत वो होती है, रिस्की काम होता है, कभी भी किसी की भी जान जा सकती है। लेकिन हाँ, वो जिंदा था, वो बच गया था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो वो मैसेंजर था, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह मैसेजेस पहुंचाता था। तो ही बिकेम अ कॉर्पोरल एंड अर्नड मेडल्स फॉर ब्रेवरी, और उसने बहुत सारे मेडल्स भी जीते थे अपनी ब्रेवरी के रिलेटेड। जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम एंड द वर्साइल्स ट्रीटी मेड हिम फ्यूरियस। जर्मन जब हार गया था उसको बहुत बुरा लगा था अंदर से। और जो वर्साइल्स ट्रीटी थी, जब वर्साइल ट्रीटी लाई गई थी, हमने पढ़ा था ना वर्साइल ट्रीटी के बारे में, उसकी वजह से जो वर्साइल ट्रीटी लाई गई थी उसको, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। वर्साइल याद है ना आपको, फ्रांस में एक जगह है, जब वो लाई गई थी तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। तो उसने तभी सोच रहा था मैं कुछ करूँगा जर्मनी के लिए, कुछ करूँगा मैं। उसको मतलब अच्छा नहीं लग रहा था कि जर्मनी ने इतना कुछ करा भी नहीं, स्टिल उनके साथ, जर्मनी के साथ बहुत गलत हो रहा है। जर्मन डिफीट हॉरिफाइड, ये तो हो गया हमारा। इन 1919 ही ज्वाइंट अ स्मॉल ग्रुप कॉल्ड द जर्मन वर्कर्स पार्टी। 1919 में अब वो क्या हुआ, अब वो आर्मी से निकल गया, अब वो पॉलिटिक्स में उसका इंटरेस्ट पड़ गया। तो पॉलिटिक्स में उसने एक जर्मन वर्कर पार्टी में उसने ज्वाइन करा, एक छोटी सी पार्टी थी। ही सब्सिक्वेंटली टुक ओवर द ऑर्गेनाइजेशन एंड रिनेम्ड इट नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। तो क्या हुआ, उसने फिर उसके बाद वो पार्टी हैंड ओवर कर ली, और उसके बाद उसने पार्टी जो थी उसके अंडर कंट्रोल आ गया और उसने नाम रख लिया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर। जो जर्मन वर्कर्स पार्टी थी उसका उसने नाम चेंज करके नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रख दिया। और फिर उसके बाद उस पार्टी को नासी पार्टी भी बोलते हैं। 1923 में हिटलर प्लान टू सीज कंट्रोल ऑफ बवेरिया, मार्च टू बर्लिन एंड कैप्चर पावर। तो अब वो क्या, अब वो बदला लेना चाहता था फ्रांस से। तो उसने क्या करा, सबसे पहले बवारिया को अपने कंट्रोल में लाया, ठीक है। और फिर उसके बाद उसने क्या करा, बवेरिया को कंट्रोल में लाया, और फिर उसने सोचा कि उसने पहले से ही बहुत प्रिपरेशन कर ली थी, बवेरिया को अपने अंडर कंट्रोल में लाया। और फिर उसके बाद उसने सोचा कि अब वो बर्लिन को भी कैप्चर कर लेगा बवेरिया के थ्रू। ही फेल्ड, बट क्या हुआ, उसने करा, उसने बवेरिया को अपने अंडर कंट्रोल करा। लेकिन जब बर्लिन की बारी आई तो फिर लोगों को तो ये लगा कि वो एक ट्रेशन कर रहा है, मतलब ट्रेशन इज़ देशद्रोह। तो क्या हुआ था, उसको फेल, मतलब वो अपने प्लान में सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और फिर क्योंकि लोगों को लगा कि वो ट्रेशन करवा रहा है, मतलब देशद्रोही है, वो देश के ऑपोजिट जा रहा है,
तो उसको अरेस्ट कर लिया गया था। उसको अरेस्ट करा गया था, बुक में नहीं गिवन बट मैं आपको एक्स्ट्रा बता देती हूँ। उसको अरेस्ट करा गया था 5 ईयर्स के लिए। लेकिन लोगों को उसका काम बहुत अच्छा लगा था, मतलब जितना उसने करा था थोड़ा बहुत था। उसने अपनी पार्टी बनाई और फिर उसके बाद थोड़ा उसने बवेरिया को अपने अंडर कंट्रोल करा, तो लोगों को उसका काम अच्छा लग रहा था। तो लोगों ने कह कर मतलब उसकी हेल्प करी और उसको 5 ईयर्स का था उसका, लेकिन उसको 9 मंथ्स में वहाँ से निकला दिया था। उसने मतलब 9 मंथ्स ही सिर्फ वो जेल में रहा था एंड लेटर रिलीज, और 9 मंथ्स के बाद वो रिलीज़ हो गया था। नासिस कुड नॉट इफेक्टिवली मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट टिल अर्ली 1930 तक कोई उनको इतनी अच्छी सपोर्ट नहीं मिली थी। क्यों? इट वॉज ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन दैट नासिज्म बिकेम अ मास मूवमेंट। जब हमने करा था ना, हमारा एक टॉपिक था ग्रेट डिप्रेशन, जिसमें इकोनॉमी सब कुछ बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था। ये हमने करा था 54 पेज पे जो हमने करा था ना, उसमें वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज वगैरह। तो उसमें क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आ गया था। तो उसकी, और जब नासी ने अपने ना, हिटलर ने अपने जो भी उसके पर्सपेक्टिव से अपना बताया कि मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, लोगों को उसके आइडियाज़ बहुत अच्छे लगे। तो जैसे हमने देखा 1929 में बैंक्स कोलैप्स एंड बिजनेस शट, कि 1920 में बैंक्स बंद हो गए थे क्योंकि पैसे लोग लोन मांगे जा रहे थे और इतना था ही नहीं किसी पे भी। और जो बिजनेसमैन थे वो बिल्कुल बंद हो गए थे, जो वर्कर्स थे उनकी जॉब्स चली गई थी, जो मिडिल क्लास थे उनको बहुत बुरा लग रहा था। इन सच अ सिचुएशन नासी प्रोपेगेंडा स्टर्ड होप्स ऑफ अ बेटर फ्यूचर। तो प्रोपेगेंडा क्या होता है? सबसे पहले प्रोपेगेंडा होता है डिपिक्ट, अपने आप को डिपिक्ट करना कि आप ये कर दोगे, वो कर दोगे। नासी प्रोपेगेंडा स्टर्ड होप्स फॉर अ बेटर फ्यूचर। तो नासी का जो प्रोपेगेंडा था वो ऐसे शो कर रहा था कि मैं ये कर दूंगा तो आपको बहुत अच्छा फ्यूचर हो जाएगा, और ऐसे लोग होप भी कर रहे थे कि हाँ ऐसा होगा। बट 1928 में नासी पार्टी गॉट नो मोर देन 2.6%। अब आप सोचो 100% में से अगर 2.6% मिले कितने कम है। तो उनको 1928 में सिर्फ नासी पार्टी ने, जब नासी, एक तो सबसे पहली बात ये कि नासी पार्टी ने बार बार इलेक्शंस में पार्ट लिया। 1928 में उनको 2.6% ही वोट्स मिले थे, और वो वोटिंग कहाँ पे हुई थी? रीचस्टैग में हुई थी। रीचस्टैग के लिए हुई थी, जर्मन पार्लियामेंट है रीचस्टैग, हमने पढ़ा था ना। लेकिन 1932 में इट हैड बिकम द लार्जेस्ट पार्टी विथ 37% वोट्स। आप ये सपोज कर सकते हो, मतलब देखो 1928 में सिर्फ 2.6, और 1932 में मतलब 4 ईयर्स बाद 37 वोट्स, कितने ज़्यादा होते हैं। तो उसके बाद 37 वोट्स तो मिले, और साथ ही साथ नासी पार्टी सबसे लार्जेस्ट पार्टी थी। तो फिर अब क्या होना था? अब नासी पार्टी नहीं जीतना था, तो नासी पार्टी जीत गई। यहाँ पे हमें एक प्रॉपर डेफिनेशन भी गिवन है प्रोपेगेंडा की, आप इसको एक बार रीड कर लेना। Specific type of messages directly aimed at influencing the opinion of people through the use of posters, films and speeches। मैंने भी ये बताया अपने आइडिया को डिपिक्ट करना वो कैसे करते थे, पोस्टर से, फिल्म से, स्पीचेस से। हिटलर वॉज अ पावरफुल स्पीकर। जो हिटलर था वो बहुत पावरफुल स्पीकर था, तभी उसकी बातों से ही लोगों ने उसको जितवाया, और फिर वो जीत गया था 1932 में with 37 votes. His passion and his words moved people. He promised to build a strong nation under the injustice of Versailles Treaty and restore the dignity of German people. तो उसने क्या क्या बोला था? उसके पैशन की वजह से लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। उसने क्या बोला था? उसने बोला था मैं बहुत स्ट्रॉन्ग नेशन बनाऊंगा, जो आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है उसको अंडू करूँगा। अंडू मतलब मैंने कुछ भी यूँ करा, इस पर क्लिक करा तो ये अंडू हो गया। ऐसा ही होता है कि मतलब वो ये बोलना चाहता है कि वहाँ पे जो भी आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, जो भी गलत हुआ है, मैं उसको अंडू करूँगा, मतलब मैं उसको ठीक करूँगा सबको। जैसे सबसे पहले था, नॉर्मल था सब कुछ, वैसे ही मैं नॉर्मल कर दूँगा। ओके। So Versailles Treaty and restored the dignity of German people. He promised employment for those looking for work. उसने ये भी बोला कि जो लोग फ्री है, जिनके पास कोई काम नहीं है, मैं आपके लिए एम्प्लॉयमेंट भी कर दूँगा, मतलब मैं ऐसी चीज़ें करूँगा जिससे आपके पास आपका काम वापस आ जाए। एंड अ सिक्योर फ्यूचर फॉर द यूथ। और उसने ये भी बोला कि मैं आपका ऐसा फ्यूचर बनाऊँगा जो हमेशा के लिए सिक्योर होगा, कोई लड़ाई कुछ नहीं होगा।
He promised to weed out all the foreign influence and resist all foreign conspiracies against Germany. उसने बोला कि जो भी फॉरेन की जो भी कॉन्स्पिरेसीज है उनको जो आपके अगेंस्ट है मैं उनको पक्का हरा कर रहूँगा. Hitler devised a new style of politics. He understood the significance of rituals and spectacle in mass mobilization. Nazi held massive rallies. तो क्या हुआ हिटलर का, वो कह रहा था कि मैं एक नया पॉलिटिक बनाऊंगा तो सबसे हटके होगा. वो समझ गया था रिचुअल्स का. वो कहता था कि हम रिचुअल्स के हिसाब से चलेंगे. मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आज वॉर है, मान लो चलो कल वॉर है, तो कल वॉर है तो सुबह उठ के हम सबसे पहले मान लो हम तिलक लगाएंगे या कुछ भी लगा लो, ऐसे कुछ रिचुअल्स के साथ वो करना चाहता था. एंड स्पेक्टिकल एंड मास मोबिलाइजेशन, और वो कुछ ऐसा चाहता था. स्पेक्टिकल मतलब आप देखते हो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओ, तो वैसा करना चाहता था कि लोग, वो ऐसा काम करना चाहता था जिसको देखकर लोग बिल्कुल अट्रैक्ट हो जाए उसके काम की तरफ. नासी हेल्ड मैसिव रैलीज़, और बहुत सारी उसने रैलीज़ भी चलवाई थी. एंड पब्लिक मीटिंग्स, बहुत सारी रैलीज चलाई, पब्लिक मीटिंग चलाई टू डेमोन्स्ट्रेट द सपोर्ट फॉर हिटलर एंड इंस्टिल ऑफ सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द पीपल. रेड बैनर्स विद स्वास्तिक, द नासी सैल्यूट एंड द रिचुअलाइज राउंड्स ऑफ अप्लॉज आफ्टर स्पीचेस वर ऑल पार्ट ऑफ द स्पेक्टिकल ऑफ पावर. अब ये देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि रिचुअल के हिसाब से वो करना चाहता था. तो रिचुअल में क्या हुआ था, उसने रेड बैनर्स के ऊपर स्वास्तिक होते ना ये, तो उसने स्वास्तिक बनाया हुआ था. मैं आपको फ़ोटो भी दिखाऊंगी. नासी सैल्यूट, और उसमें जो भी लोग थे नाजी के वो सैल्यूट कर रहे थे. एंड रिचुअलाइज राउंड्स ऑफ एप्लोज आफ्टर द स्पीचेस वर ऑल पार्ट ऑफ द स्पेक्टिकल ऑफ पावर. ये देखो, दिस इज स्वास्तिक, ये स्वास्तिक है. सारे लोग यहाँ पे, पूरा जर्मनी के लोग खड़े हैं यहाँ पे, और इनके हाथ में नाजी, इन सभी के हाथ में फ्लैग्स हैं जिसके ऊपर स्वास्तिक बना हुआ है रेड बैनर्स के ऊपर. हमने ये पढ़ा था ना. ये देखो यहाँ पे भी सारे जो सोल्जर्स हैं वो सल्यूट कर रहे हैं और इकट्ठे खड़े हुए हैं. सबसे टॉप पे स्वास्तिक है, और ये भी रेड बैनर का होगा लेकिन ब्लैक और वाइट फ़ोटो है तो इसलिए हमें पता नहीं लग रहा. ये भी इम्पॉर्टेंट है. Hitler addressing SA and SS columns. Notice the sweeping and straight columns of people. Such photographs were intended to show the grandeur and the power of Nazi movement. ये जो पिक्स ली गई है ये नासी मूवमेंट से रिलेटेड ले गई है कि मतलब ऐसे ऐसा हुआ था. नेक्स्ट, नासी प्रोपेगेंडा स्किलफुली प्रोजेक्टेड हिटलर एज अ मसीहा मतलब गुरु. तो उसने जो काम करे थे ना, लोगों को लग रहा था कि बस अब यही हमारा गुरु है, यही हमारे लिए सब कुछ करेगा. एज मसीहा क्या होता है, सेवियर, मतलब जो हमें बचा सकता है. As someone who had arrived to deliver people from their distress, it is an image that captures imagination of people whose sense of dignity and pride had been shattered and who were living in a time of acute economic and political crisis. अब वो लोगों की इतनी ज़्यादा इच्छा बढ़ गई थी कि बस उनको तो अब ऐसा हिटलर जैसा ही कोई सेवियर होना चाहिए जो अब लोगों की इमेजिनेशन को कैप्चर करे, और पीपल जो उनकी डिग्निटी और प्राइड जो उनका गया है वो वापस आए, और जो भी लोग बहुत इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस को फेस कर रहे हैं तो उनके साथ सब ठीक होए. बस यही था हमारी वीडियो में, आज की वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ेंगे. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट.